उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में की पीएम मोदी से मुलाकात। धामी ने पीएम को दी रामनवमी की शुभकामनाएं, भेंट की मां सुरकंडा देवी की। हरिद्वार में सामने आया नाबालिग लड़कियों से बंधुआ मजदूरी कराने का मामला। प्लांट हेड रजनीश शर्मा अरेस्ट, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ हरिद्वार पुलिस का एक्शन। अवैध सिलेंडरों की जखीरे के साथ जावेद नाम का युवक गिरफ्तार। बागेश्वर में आस्था का अद्भुत नजारा। लौबाज गांव में 26 साल बाद जोनार महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में होती है ग्राम देवताओं की सामूहिक आराधना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। उत्तराखंड यानी कि देवभूमि से जुड़े खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने पीएम मोदी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी है। इस दौरान मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति, बद्री गाय का घी, राजमा और शहद भी भेंट किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति, बद्री गाय का घी, राजमा और शहद भी भेंट किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और ये मुलाकात काफी खास भी समझी जा रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि सीएम धामी ने इस मुलाकात के दौरान कई उपहार भी दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी को, साथ ही साथ रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी है। मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति और बद्री गाय का घी, राजमा और शहद भी भेंट किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को। तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनावी माहौल के मद्देनजर भी इसे समझा जा रहा है कि क्या कुछ रणनीति बनी होगी, किस तरीके से वहां पर बातचीत हुई होगी। हालांकि आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये अपने आप में बेहद बड़ी बात मानी जा रही है। अब चलिए देहरादून की ओर रुख कर लेंगे, जहां लोक भवन में तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य और उभरती सामरिक चुनौतियों को लेकर उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक भी हुई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वैश्विक सुरक्षा, आधुनिक युद्ध तकनीक, साइबर खतरे और ऊर्जा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। वहीं विशेषज्ञों का यह कहना है कि भविष्य के युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल और आर्थिक मोर्चों पर भी लड़े जाएंगे, जिसके लिए व्यापक तैयारी भी जरूरी है। ये बैठक वैश्विक सुरक्षा, आधुनिक युद्ध तकनीक को लेकर हुई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होती नजर आई। साइबर खतरे और ऊर्जा सुरक्षा पर भी इस दौरान चर्चा हुई है। देहरादून में ये बैठक हुई, लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल ने कई मुद्दों पर बातचीत की है। डिजिटल और आर्थिक मोर्चों पर भी लड़े जाएंगे। ये जो युद्ध होंगे, भविष्य के युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, इसका भी जिक्र किया गया है इस दौरान। और वहीं हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट में 5 नए मंत्री शामिल हुए हैं। इनमें से एक नाम खजान दास का भी है। अब आपको बता दें कि जो उत्साह के साथ अधिक से अधिक कार्य करने के साथ ही योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात कह रहे हैं। जी हाँ, मंत्री खजान दास ने खास बातचीत की है हमारे संवाददाता आशीष डोभाल से। चलिए आपको सीधे सुनवाते हैं। मौजूद हूँ जो नए मंत्री बनाए गए हैं, 5 मंत्री, उनमें से एक जो विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र से, खजान दास जी, उनके साथ मौजूद हूँ। आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्या क्या उनको विभाग मिले हैं और कैसे आगे जो कार्यकाल बचा है वो क्या क्या करने वाले हैं। तो सीधे बात करते हैं, माननीय मंत्री जी हैं। जी सर, थोड़ा बताइएगा आपको कौन कौन से विभाग मिले हैं। नमस्कार। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दृढ़ संकल्प लेते हुए और मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और हमारे संगठन
के शीर्ष नेतृत्व के सलाह पर, और मुझे समाज कल्याण विभाग दिया गया है और अल्पसंख्यक विभाग भी है मेरे पास में है, भाषा है और छात्र कल्याण योजना। तो कुल मिलाकर के मेरे पास 4 विभाग है और समय हालांकि कम है, 27 में चुनाव में भी जाना है, किंतु मैं प्रत्येक क्षेत्र का दौरा भी करूंगा। मैं विभाग की समीक्षा आज करने वाला हूं और उसके बाद पहला मेरा लक्ष्य रहेगा कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण करूंगा, पूरे जिलों का भ्रमण करूंगा, फिर गढ़वाल मंडल का, क्योंकि मेरा कुछ वैसे तो मैं अप्रैल से जा रहा था, किंतु अप्रैल में मेरा कोई व्यक्तिगत कार्य है, नहीं जा पाऊंगा। मई से मैं दौरे प्रारंभ करूंगा और मैं ये भी देखूंगा कि समाज कल्याण एक ऐसा विभाग है जो प्रत्येक समाज के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, आम जनमानस से जुड़ा हुआ है और अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां तक पहुंच रहा है, क्योंकि ये विभाग पहले भी मेरे पास रहा है और अब और तब में काफी बड़ा अंतर है। तब कुछ और था और आज कुछ आधुनिक विभाग ये हो गया है और इसलिए मेरी समझ जहां तक है, मेरी कोशिश होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से मुख्यमंत्री की योजना है, उनकी चाहत है और वो राज्य के विकास के लिए जो सोच रहे हैं, उसके निमित्त मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊं और खरा उतरने की मैं कोशिश करूंगा, ये विश्वास में। खजानदास जी जिनका कहना है कि वो पहले भी समाज कल्याण विभाग देख चुके हैं और अब थोड़ा सा आधुनिकीकरण हुआ है, हर पेंशन ऑनलाइन जो है बांटी जाती है, तमाम काम ऑनलाइन हुआ है, तो उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वो कुमाऊं का दौरा सबसे पहले करेंगे और उसके बाद गढ़वाल का भी दौरा करेंगे। आज की खबर के लिए मैं आशीष डोभाल। और वहीं धामी कैबिनेट के विस्तार के बाद कुछ विधायकों की असंतुष्टता को दूर करने के काम में संगठन जुट गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का यह कहना है कि बीजेपी एक संगठन आधारित पार्टी है, जिनको 2 दायित्व संगठन और सरकार के जरिए दिया जाता है, वो उसी राह पर काम करते हैं। ऐसे में किसी तरह की कोई नाराजगी किसी भी विधायक में नहीं है। बता दें, नाराजगी को लेकर भी ये कहा गया है कि किसी तरह की कोई नाराजगी किसी भी विधायक में नहीं है और जो दायित्व संगठन और सरकार के जरिए दिया जाता है, उसी राह पर काम करने की भी बात कही गई है इस दौरान। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां ये कहा गया है कुंदन परिहार के द्वारा कि बीजेपी एक संगठन आधारित पार्टी है, जिनको जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज बहुत बड़ा परिवार इसमें हुआ है। इसमें अनेकों लोगों ने संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पहुंचाया है और पार्टी भी उनका सम्मान करती है, आदर करती है, लेकिन कुछ अन्य लोगों को भी, जैसे मंत्रिमंडल की आपने बात कही, तो उसमें लेना पड़ता है, तो इसलिए लिया है। इसमें किसी का अनादर किया है ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, वहां अपने द्वार भी अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खोली है। हमारा दरवाजा बंद नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ऊंचा है। हम इस भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमको अपने पार्टी को समेटते हुए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदर करते हुए, अन्य जो लोग आते हैं पार्टी में उनको भी लेने में कोई गुरेज नहीं है। किसी तरह की कोई नाराजगी किसी भी विधायक में नहीं है, ये कुंदन परिहार ने साफ कहा है। प्रदेश महामंत्री हैं। अब ऐसे में ये समझ में आ रहा है कि उत्तराखंड बीजेपी के संगठन में जो नाराजगी का जिक्र लगातार चल रहा था, उस पर विराम लगाने की कोशिश की है कुंदन परिहार। और चलिए फिलहाल रुकेंगे, में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव
मोबिलिटी प्लान यानी कि सीएमपी 2024 पर उच्च स्तरीय मंथन किया गया है। देहरादून सचिवालय में सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में पूरे कॉरिडोर की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुव्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। सचिव ने ये निर्देश दिए हैं कि सीएमपी के सभी प्रस्तावों को संबंधित मास्टर प्लान में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा ताकि आने वाले समय में शहरी परिवहन अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित हो सके। उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में तैयार होने वाली सभी योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा। और वहीं उत्तरकाशी के बड़कोट नगरपालिका में लाखों के विकास कार्य ध्वस्त होने से अब सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल वार्ड नंबर 5 में लाखों की लागत से सुरक्षा कार्य करवाए गए, लेकिन बिना बारिश के ही लाखों की योजनाएं धराशायी हो गई हैं। सूत्रों की अगर माने तो पालिका अध्यक्ष बड़कोट और एक करीबी अगर हम बात करें तो वहां लाखों रुपए का ठेका दिया गया था। निर्माण कार्य की गुणवत्ता की अब पोल तब खुलती नजर आई जब बरसात सीजन शुरू होने से 3 महीने पहले ही लाखों के निर्माण कार्य पर भरभरा कर गिरते नजर आए। और वहीं आपदा मित्र योजना के तहत एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र और भारत स्काउट एंड गाइड के स्वयंसेवक को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन जैसे भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, सूखा, हिटवेव से बचाव के तरीके और घायलों का इलाज, जीवन रक्षा के तरीके के साथ ही आपदा के समय लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने यह बताया है कि अब तक 2000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को इमरजेंसी किट और 5 लाख रुपए का बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। वहीं चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर भी आपदा प्रबंधन विभाग जुटा हुआ है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने यह कहा है कि आगामी 10 अप्रैल को चारधाम यात्रा वाले जिलों में मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें राहत बचाव कार्यों की समीक्षा होगी। अब आपको बता दें कि उत्तराखंड में 4310 युवाओं को युवा आपदा मित्र योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आपदा के समय प्रभावित लोगों को तत्काल मदद प्रदान करना है। देखिए, आपदा में चारधाम यात्रा में आपदा का रोल बहुत छोटा सा होता है। तो जो हमारा रोल है कि किसी प्रकार की आकस्मिक स्थिति में किस तरह से फेस करना है, किस तरह से रिस्पांस करना है, उसके लिए मॉक ड्रिल हमारी 10 तारीख को प्रस्तावित है, जिसमें एनडीएमए के सहयोग से हम मॉक ड्रिल कराएंगे चारधाम यात्रा वाले जनपद में। तो उसमें सभी जनपद प्रतिभाग करेंगे। सभी जनपदों को रिक्वेस्ट किया गया है, उसकी तैयारी बैठक हम लोग कर रहे हैं। 27 तारीख को भी बैठक एक है और उसके माध्यम से हम सभी जनपदों को क्या क्या करना है आगाह करेंगे, बताएंगे, जागरूक करेंगे। जो कमियां होंगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और वहीं केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। इस दौरान बर्फ हटाने, यात्रा मार्ग दुरुस्त करने, सुरक्षा व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल, यातायात, पेयजल, सफाई और पंजीकरण व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए। उधर उखीवट में आयोजित समीक्षा बैठक में विधायक आशा नौटियाल ने भी सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने पर जोर दिया है। आज यहाँ उखीमठ ब्लॉक के सभागार में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक आयोजित की गई और इसमें सभी विभाग भी रहे हैं। सभी की समस्याओं को सुना गया है। जिन विभागों ने जो कार्य किए हैं उनकी प्रगति आख्या भी ली गई है। जनता की बहुत सी समस्याएं आई हैं, बहुत से सुझाव आए हैं, उनके विषय में कार्रवाई भी की जाएगी और सभी विभागों को एक टाइमलाइन बना करके अपना रिपोर्ट कार्ड देने के लिए कहा है, समय समय मॉनिटरिंग के लिए कहा है। प्रत्येक 3 दिन में 7 दिन में हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। देखिए, आज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक यात्रा को लेकर थी, केदारनाथ यात्रा 2026, जिसमें हमारे समस्त अधिकारी आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। जिला अधिकारी महोदय की उपस्थिति में बहुत सारे हमारे जो व्यवसायी हैं वो भी, घोड़े खच्चर, छोटी दुकानें, होटल व्यवसाय, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं और सबके महत्वपूर्ण सुझाव बैठक में आए।
विभागीय अधिकारियों ने भी अपनी समस्याएं यहाँ पर बताई कि रोड जैसे NH के संबंध में, हमारा जो पैदल रोड है उसके संबंध में, तो यहाँ पे चर्चा हो चुकी है, काफ़ी चर्चा हो गई और काफ़ी हद तक हम लोग यात्रा के लिए, यात्रा सुव्यवस्थित हो, सुगम हो, सरल हो, उसके लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा कर दी है। और वहीं LPG सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ हरिद्वार पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। अवैध सिलेंडरों के जखीरे के साथ जावेद नाम का युवक गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का मोटा मुनाफा कमाने का प्लान था। अब ऐसे में भीड़भाड़ वाले इलाके में ये अवैध LPG सिलेंडरों का जो धंधा है उसे चला रहा था। लेकिन अब आपको बता दें, आरोपी का मोटा मुनाफा कमाने का जो प्लान था वो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। LPG सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया और अवैध सिलेंडरों के जखीरे के साथ जावेद नाम के इस युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। मेरे भी आया सोशल मीडिया पे कि जो दीपिका इंडियन गैस है वहां पर सिलेंडरों की मतलब रात को भी एजेंसी खोली गई है। तो इस मामले में ये कहना चाहूंगा कि हमारे संज्ञान में आ गया। मैंने अपने जो हमारे क्षेत्र के ARO हैं, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, उनको ही बोल दिया उस जांच के लिए और मैं स्वयं भी एक बार उसकी जांच कर लेता हूँ कि उसमें एक्चुअल मामला क्या है। और वहीं हरिद्वार के सटकुल से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां कार्तिक एंटरप्राइजेज कंपनी में नाबालिग लड़कियों से बंधुआ मजदूरी कराने का मामला निकलकर सामने आया। पुलिस ने प्लांट हेड रजनीश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। दस्तावेजों में उम्र बढ़ाकर काम कराने और मारपीट का आरोप भी है। आपको बता दें, पीड़िताओं के हाथ पैर बांधने का वीडियो भी इस दौरान सामने आया। केस दर्ज हो चुका है। अन्य आरोपियों की भी तलाश इस दौरान जारी है। बता दें कि यह मामला निकलकर सामने आया बेहद हैरान कर देने वाला। पुलिस ने प्लांट हेड रजनीश शर्मा को इस पूरे मामले के मद्देनजर गिरफ्तार भी कर लिया है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। और अगली खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पटेल नगर में नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तारी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार एक 16 साल की लड़की को आरोपी शोएब बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर छेड़छाड़ और रेप की कोशिश भी की। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम का गठन हुआ, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। और वहीं उत्तराखंड के लक्सर की हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के छात्र अंकुर ने LLM की परीक्षा में गोल्ड हासिल कर लिया और सबका नाम रोशन किया है। अंकुर अपनी इस खास सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देते भी नजर आए। वे कहते हैं कि मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। पहले मैंने जो है अपनी पढ़ाई मैंने इंजीनियरिंग भी करी है। इंजीनियरिंग के बाद फिर मैं, क्योंकि हमारे दादाजी के नाम पे स्कूल है PDSS पब्लिक दयानंद सुखवीर सिंह इंटर कॉलेज, इसे चलाने के लिए मैंने B.Ed भी करी। उसके बाद DLED M.Ed UTET CTET, वो मेरी एक पूरी टीचिंग प्रोफाइल थी स्कूल चलाने के लिए। फिर मेरा लॉ में इंटरेस्ट था, लॉ की तरफ इंक्लिनेशन हुआ। फिर मैंने LLB करी। LLB में भी मैं टॉपर था अपने बैच का। फिर उसके बाद मैंने मास्टर इन लॉ जो कि LLM है, LLM में गोल्ड मेडल केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा में प्राप्त करा। बेटा हमारा ये शुरू से ही होनहार है और शुरू से ही प्रत्येक क्लास में टॉपर रहा और इसकी एक अपनी ही मेहनत हमने सपोर्ट किया, जबकि इतने साधन संपन्न नहीं थे। और इस बिरादरी का नाम जो है बहुत अच्छे से प्रपोज किया और बहुत अच्छा इसने प्रदर्शन किया LLM में। ये सब आप लोगों का और बिरादरी का सब ये आशीर्वाद है। और इससे पहले इसे बताऊं, मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराऊं। पास में खेड़ी गांव है। खेड़ी गांव के एक पहल सिंह जी थे और उनकी मृत्यु करंट लगने से हो गई थी। इस बच्चे ने 4 साल की उम्र में अपने पूर्व जन्म का पूरा डाटा पूरे खेड़ी गांव का प्रत्येक आदमी, बच्चे, लेडी जो भी इसके सामने आया उसी का नाम सही तरह से बोल दिया, जैसे कंप्यूटर में फीड है। अपनी पूर्व जन्म की पूरी गाथा इसने बताई। और वहीं देहरादून के ऐतिहासिक झंडा मेले का आज समापन है। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में दुकानदार विभिन्न शहरों से यहां पहुंचते हैं। यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से लेकर तमाम राज्यों के अलग अलग दुकानदार यहां पर अपनी दुकान लगाते हैं।
अब आपको बता दें कि झंडा मेला में दूर दूर से आए दुकानदार कई किफायती सामान अच्छी दरों में बेचते भी हैं। अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून के ऐतिहासिक झंडा बाजार में। झंडा मेला यहाँ पर हर साल 1 माह के लिए लगता है और इसमें देश विदेश के साथ साथ तमाम जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ पर जो तमाम वैरायटी यहाँ पर सामान की यहाँ पर मिलती है लोगों को, चाहे वो सुई से लेकर बड़े से बड़े सामान और कपड़े और खिलौने और तमाम जो चीजें यहाँ पर हर साल जो है दूर दूर से आकर जो दुकानदार हैं वो लगाते हैं। और कल यानी कि 27 मार्च को झंडा मेला अब समाप्त होने जा रहा है और झंडा मेला की एक खासियत है कि यहाँ पर जो दरबार साहिब है वो उसका ध्वज दंड हर बार चेंज किया जाता है और उसके लिहाज के लिए कई साल से लोग इंतजार करते हैं अपना बारी आने का। और इस बार जो कहीं ना कहीं झंडा मेला जो है धूमधाम से इसकी धूम रही है। हालांकि एक दुर्घटना भी इस झंडा मेले में सामने आई कि एक चरखी के नीचे एक जो बालिका थी वो दब गई थी, वो एक दुखद घटना रही है। लेकिन और ऐसी कोई वारदात या कोई ऐसी घटना जो है सामने नहीं आई। आइए कुछ लोगों से हम बातचीत भी करते हैं जो यहाँ पर दुकान लगाते हैं। अभी एक दुकानदार मेरे सामने है, मैं अभी बात करने की कोशिश करूंगा उनसे। जी मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति है। मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी, आप कब से यहाँ पर शॉप लगाती हैं? तो कई सालों से लगाते हैं, 20-25 सालों से। और क्या खासियत है झंडे मेले की, बता सकते हैं? झंडा मेला बहुत अच्छा ऐतिहासिक मेला होता है यहाँ का। काफी अच्छा दुकानें लगती है, सस्ता सामान मिलता है। आप कहाँ से आए? लोकल हैं कि कोई बाहर से आए? हम लोकल ही हैं, हम यहीं रहते हैं। हाँ जी, देहरादून के ही। चलिए, ये थी प्रीति जी जो करीब 25 साल से यहाँ दुकान लगा रही हैं और ये बच्चों के तमाम खिलौने यहाँ पर बेच रही हैं। और ऐसी तमाम यहाँ पर दुकानें हैं जो बच्चों के खिलौने हो, चाहे कपड़े हो, चाहे ऐसी सामान यहाँ पर मिलते हैं जो कई बार लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो दूर दूर से भी दुकानदार आते हैं और यहाँ पर जो है अपनी 1 महीने तक अपनी दुकानें चलाते हैं। आज की खबर के लिए झंडे मेले देहरादून से मैं आशीष डोभाल। और इन्हीं खबरों के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर और मेरे सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।